Hey guys, what's up? I hope you all are doing well. So today we are starting our next topic, that is disaster management for the post of Junior Assistant Kashmir University. There is a chapter on disaster, its consequences and management in class 11th NCERT. So I have taken the material from that particular chapter. As you know that NCERTs are the most important source for preparing the competitive exams. So let's start our topic. So firstly we will discuss the meaning of the disaster. So the term disaster is derived from the French word désastre, okay, which is a combination of the two words, that is des, which means bad, and ester means star. So disaster word का जो meaning है वो निकल के आएगा bad और evil star, okay. डिजास्टर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डिजास्टर क्या है, एक अनडिजायरेबल इवेंट है जो कि हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है और ह्यूमन के कंट्रोल के बाहर होता है, ठीक है। ये कोई भी वार्निंग देके नहीं आता कि हाँ मैं डिजास्टर अभी आने वाला हूँ तो तुम लोग जो है अपने सेफ्टी मेजर्स ले लो, ये ऐसा नहीं होता। ये अचानक से आता है और बहुत सारी जो बर्बादी, चाहे वो लाइफ की हो, प्रॉपर्टी की हो, तो वो करके जाता है, ठीक है। सो बहुत सारी डेथ देखने को मिलती है, इंजरी देखने को मिलती है। आपने अभी देखा होगा हिमाचल प्रदेश में कितना फ्लड आया, नेशनल हाईवे तक वहाँ पे बह गया और इतने सारे जो घर थे वो तबाह हो गए। तो वो एक टाइप का डिजास्टर ही था, ठीक है। और विदाउट वार्निंग ये आता है और इसको मिटिगेट करने के लिए फिर लॉट्स ऑफ एफर्ट्स हमने लगाने पड़ते हैं, ठीक है। सो अनडिजायरेबल इवेंट को, अनचाहे इवेंट को, अनचाहे घटनाओं को जो मतलब बहुत सारी तबाही करके जाती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, डिजास्टर बोलेंगे, ठीक है। लंबे समय तक ये बिलीव किया गया कि जो डिजास्टर का मेन कॉज है वो क्या होते हैं, नेचुरल फोर्सेस होते हैं, ये प्राकृतिक कारणों से ही डिजास्टर होता है, ठीक है। और इंसान जो है वो मासूम बना रहा, मगर जो डिजास्टर्स है वो सिर्फ प्राकृतिक कारणों से नहीं होते, वो ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से भी होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, ठीक है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी 1984 में, भोपाल कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और जहाँ पे इसमें जो क्या था, ये एक पेस्टिसाइडल प्लांट्स था और यहाँ से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की एक गैस निकली थी और उसने लगभग 50 लाख लोगों को इफेक्ट किया था वहाँ पे, और बहुत सारे लोगों की वहाँ पे जान भी चली गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है चेर्नोबाइल न्यूक्लियर डिजास्टर, जो कि यूक्रेन में हुआ था, ठीक है, यूक्रेन में हुआ था। और इसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वहाँ पे आई थिंक आग वगैरह लग गई थी और बहुत सारी जो न्यूक्लियर रेडिएशंस है वहाँ से निकले थे और बहुत सारा लोगों को वहाँ पे उन्होंने इफेक्ट किया था, ठीक है। न्यूक्लियर रेडिएशन आपको पता है कितनी हार्मफुल होती हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये दो ही एग्जाम्पल नहीं है, जैसे आप वार्स देख सकते हो, चाहे वो वर्ल्ड वार फर्स्ट हो, वर्ल्ड वार सेकेंड हो, ठीक है, ये ह्यूमंस की वजह से ही हुआ है, ये नेचर की वजह से नहीं हुआ था, ठीक है। जैसे रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जिससे क्या होता है, ओजोन की डिप्लेशन होती है, और जब ओजोन की डिप्लेशन होती है तो फिर क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पे पड़ती है, स्किन कैंसर हो जाता है और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल या प्लांट्स पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी एक तरह का डिजास्टर ही हुआ, ठीक है। सो इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है, CO2 की ज़्यादा रिलीज होने से जो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज का बढ़ना, ठीक है, प्लांट्स का काटना, तो ये सारा जो है इफेक्ट जो है वो प्लांट्स ह्यूमन की एक्टिविटीज से ही आता है, ठीक है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर आज के युग में माना जा रहा है। तो ये सब नो डाउट कि जो डिजास्टर्स होते हैं उनका जो कारण नेचुरल फोर्सेस भी होते हैं, मगर ह्यूमंस भी कहीं पीछे नहीं है। ह्यूमंस की वजह से भी बहुत सारे डिजास्टर देखने को मिलते हैं और मिले भी हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में एक डिफ्रेंशिएशन दिया है इन दोनों का, नेचुरल हजार्ड और नेचुरल डिजास्टर का। इंटरचेंजेबली अक्सर ये दोनों यूज़ किए जाते हैं, मगर अगर बात करें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो नेचुरल डिजास्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत मैग्नीट्यूड में होता है और इससे बहुत ज़्यादा जो है बर्बादी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल हजार्ड, ठीक है। और नेचुरल हजार्ड में बर्बादी तो दोनों में होती है, दोनों एक जैसे हम बोल सकते हैं इनको, मगर नेचुरल डिजास्टर, जब डिजास्टर वर्ड यूज़ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। या आप बोल सकते हो कि एनी इवेंट कैन बी क्लासिफाइड एज डिजास्टर व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज काज्ड बाय इट इज़ वेरी हाई, ठीक है। जब डैमेज बड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम डिजास्टर बोलेंगे। अदरवाइज जैसे करंट आते हैं ओशंस में, ठीक है, अनस्टेबल स्ट्रक्चरल फीचर हो जाता है हिमालयाज में, या एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाती है डेजर्ट में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नेचुरल हजार्ड। और जब ये बड़ी मात्रा में या बड़े पैमाने पर नुकसान कर जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, ठीक है, अगर क्लासीफाई करने की बात करें डिजास्टर की,
तो एटमॉस्फेरिक डिजास्टर हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वाटिक हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। एटमॉस्फेरिक की बात करें, ठीक है, आपके एमसीक्यू टाइप में वहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से डिजास्टर हो सकते हैं, तो आपको एक बार ही रीड आउट करना है, इनको लर्न नहीं करना है, ठीक है। ब्लिजर्ड्स, तो ब्लिजर्ड्स क्या होते हैं, जो क्या बोलते हैं उनको, जो बर्फीले तूफान होते हैं, ठीक है। ब्लिजर्ड्स क्या क्या होते हैं, बर्फीले तूफान होते हैं, ठीक है, उनसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। थंडर स्टॉर्म हो गया, लाइटनिंग होगी, ट्रॉपिकल ड्रॉट हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, फ्रॉस्ट, हीट वेव, लू, कोल्ड वेव, ठीक है। हीट वेव आपने देखा गर्मियों में कितनी गर्म लू चलती है, ठीक है, उससे भी बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है, और ठंड में भी बड़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल में हम बात कर रहे हैं, अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, ठीक है, और वोल्केनिक इरप्शन जो होते हैं, लैंडस्लाइड हो जाते हैं, टोर्नेडोज हो जाते हैं, ठीक है। टोर्नेडोज होते हैं जैसे गोल गोल तरह का कॉलम ईयर का बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो अक्सर नहीं देखने को मिलता है इस तरह का गोल गोल कॉलम जो ईयर का बन जाता है, जो थंडर स्टॉर्म से एक्सटेंड होता हुआ आता है, उनको बोलते हैं टोर्नेडोज, ठीक है। अवलांचेस क्या हो जाते हैं, जब बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, बर्फ पहाड़ से खिसलती हुई स्लोप के नीचे आ जाते हैं, तो उसको अवलांच बोलते हैं, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा, उत्तराखंड में अभी हमने देखा था पिछली सर्दियों में, तो सॉइल इरोजन वगैरह, ये क्या है, टेरेस्ट्रियल जो है डिजास्टर आप बोल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं एक्वाटिक की। सो एक्वाटिक में फ्लड आते हैं, ठीक है। अभी आपने फ्लड्स देखे इतने सारे, अभी बरसात का मौसम है तो कहाँ कहाँ पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में इतना ज़्यादा फ्लड देखने को मिल रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। ओशनिक करंट हो गया, साइक्लोन हो गया, स्टॉर्म सर्ज हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है। सुनामी क्या, जब समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें, बड़ा बड़ा पानी का वॉल्यूम लेके आ जाती हैं, तो उसको सुनामी बोलते हैं, ठीक है। अब बायोलॉजिकल डिजास्टर में क्या आ जाएगा, देखो, प्लांट्स और एनिमल्स जिसमें, ठीक है, लोकस्ट जिसको टिड्डियां बोलते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, फसल बर्बाद कर देते हैं। कुछ इंसेक्ट्स, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल डिजीज, ठीक है, जैसे बर्ड फ्लू, डेंगू, तो ये भी क्या करते हैं, ह्यूमंस के लिए खतरा हो जाते हैं, ये भी एक तरह का डिजास्टर ला देते हैं। जो भी कारण, चाहे वो एटमॉस्फेरिक हो, टेरेस्ट्रियल हो, एक्वाटिक हो, बायोलॉजिकल हो, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये क्लासिफिकेशन है डिजास्टर की, और अलग अलग एटमॉस्फेयर में अलग से, टेरेस्ट्रियल में, एक्वाटिक में, बायोलॉजिकल में, तो इस तरह से ये जो है ह्यूमंस के लिए या प्रॉपर्टी के लिए खतरा बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेचुरल डिजास्टर एंड हजार्ड्स इन इंडिया, ठीक है। भारत में नेचुरल डिजास्टर कौन से हैं और क्या क्या हजार्ड्स है, वो हम देखेंगे। सो उनमें से सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अर्थक्वेक है, ठीक है। सबको पता है अर्थक्वेक क्या होता है। तो अर्थक्वेक जो है मोस्ट अनप्रडिक्टेबल है, ठीक है, इसका पता ही नहीं चलता कि कब अर्थक्वेक आ जाएगा, और ये हाईली डिस्ट्रक्टिव है ऑफ ऑल द नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। जितने भी डिजास्टर हैं उनमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव जो है वो अर्थक्वेक है, ठीक है। तो अर्थक्वेक जो होता है अलग अलग कारणों से हो सकता है, ठीक है, चाहे वो वॉल्केनिक एरप्शन हो, रॉक फॉल हो, लैंडस्लाइड हो, मगर सबसे जो डिवास्टेटिंग है या सबसे डिस्ट्रॉइंग है या सबसे खतरनाक जो अर्थक्वेक होता है, उसका जो ओरिजिन होता है वो टेक्टोनिक ओरिजिन होता है, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से जो अर्थक्वेक आता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है एज कम्पेयर टू वॉल्केनिक इरप्शन से जो आ रहा है, रॉक फॉल से जो आ रहा है, लैंडस्लाइड से जो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो इंडिया की प्लेट है वो मूव कर रही है एट द स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर ईयर टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। इंडिया की प्लेट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, ऊपर की तरफ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, और इसकी जो मूवमेंट है वो ऑब्स्ट्रक्ट कौन कर रहा है, यूरेशियन प्लेट कर रही है। आपको पता है ना, यूरेशियन क्या, जब यूरोप और एशिया का थोड़ा सा हिस्सा जो होता है उसको यूरेशिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे रशिया यूरेशिया में आता है, ठीक है, थोड़ा हिस्सा एशिया में आता है, थोड़ा हिस्सा यूरोप में आता है, तो ये यूरेशियन प्लेट से क्या हो रही है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, रोकी जा रही है फ्रॉम द नॉर्थ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बोथ द प्लेट्स जो है वो लॉक्ड हो जाती है ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या होती है, ये लॉक हो जाती हैं, और अलग अलग जगह पे क्या होता है, अलग अलग जगह पे क्या होती है, एनर्जी की जो है वो, मतलब अकमुलेशन ऑफ द एनर्जी हो जाता है, ठीक है। जब ये दोनों एक इंडिया की जो प्लेट है ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और यहाँ पे रोक कौन रहा है, इसको यूरेशियन प्लेट रोक रही है, तो अलग अलग जगह पे जहाँ पे ये मिलते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, ये अकमुलेशन ऑफ द एनर्जी ट्रैप हो जाती है डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पे एक स्ट्रेस जैसा बिल्डअप हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेस जैसा बिल्डअप होता है, जिससे जब वो ब्रेक होता है, जब ये लॉकिंग ब्रेक होती है और सडन रिलीज होता है एनर्जी का, और उससे क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है हिमालयन आर्क में, ठीक है। ऊपर ऊपर जब जाओगे तो क्या होगा, हिमालयाज होंगे ना, तो जब वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी सडनली, तो उससे क्या होगा, फिर
अर्थक्वेक आ जाते हैं। और मोस्ट वल्नरेबल स्टेट अगर हम बोलें जहाँ पे ज़्यादा खतरा है अर्थक्वेक का, तो वो है हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, 7 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ये वाले जो रीजन है वो इंडिया में मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक है। ठीक है, हमारा जम्मू कश्मीर भी आता है, याद रखिएगा। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इंडिया को डिवाइड किया है 5 अर्थक्वेक जोन्स में। ठीक है, 5 अर्थक्वेक जोन्स कौन कौन सी है ये देख लेते हैं। वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है अर्थक्वेक का। फिर आता है हाई डैमेज रिस्क जोन, मतलब खतरा तो है मगर इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि यहाँ पे है। ठीक है, पहले वाले में है। फिर आता है मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन, फिर आता है लो डैमेज रिस्क जोन और वेरी लो डैमेज रिस्क जोन। ठीक है, और यहाँ पे मैप पे आप देख सकते हो कौन कौन सा है। यहाँ पे देखो वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, ये जो डार्क वाला दिख रहा है आपको, यहाँ पे देख सकते हो आप। यहाँ पे कश्मीर का थोड़ा सा, जम्मू का हिस्सा आ जाएगा, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा उत्तराखंड का आई थिंक, और ये यहाँ पे ये इंडो नेपाल का जो बॉर्डर है यहाँ पे आ रहा है, और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे गुजरात का है। ठीक है, तो बाकी जगह तो नहीं है, मगर ये जो हिमालय की रीजन्स है यहाँ पे जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इंडो नेपाल बॉर्डर, तो यहाँ पे बड़ा हाई रिस्क है, वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन है ये। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हाई डैमेज रिस्क जोन की। तो ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है, यहाँ से देख लो आप, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे गुजरात से जाता हुआ है। ठीक है, बीच बीच में यहाँ पे भी है। तो ये सारा क्या आ जाएगा, हाई डैमेज रिस्क जोन आ जाएगा। और मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन में यहाँ पे ये जो प्लेन्स आ रहे हैं, ठीक है, ये जो प्लेन्स आ रहे हैं यहाँ पे गुजरात, और यहाँ पे थोड़ा सा महाराष्ट्र हिस्सा, और यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर आप देखो डेक्कन प्लेटू में जो भी हिस्सा है वो कम प्रोन है अर्थक्वेक के। ठीक है, यहाँ पे खतरा कम है, मगर ऊपर वाले आप साइड देखोगे तो बहुत ज़्यादा खतरा, क्योंकि ये हिमालय रीजन है, यहाँ पे ही टेक्टोनिक प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से मिल रही है, तो यहाँ पे जो है हाई रिस्क है। ठीक है, देखो अब अर्थक्वेक को आने से कोई रोक तो नहीं सकता, मगर कुछ तो मिटिगेशन स्टेप लेने पड़ेंगे, कुछ तो उसके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए कुछ तो स्टेप लेने पड़ेंगे, ताकि हम लोगों को और प्रॉपर्टी के नुकसान को बचा सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एस्टेब्लिश कर सकते हैं अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर, जिसको हम सिस्मोलॉजिकल सेंटर्स भी बोलते हैं, फॉर रेगुलर मॉनिटरिंग एंड फास्ट डिससेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो रेगुलर मॉनिटर करते रहें कि कहाँ पे एरियाज पे कहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है, ये मॉनिटरिंग होते रहे। ठीक है, वो ऐसे सेंटर्स बनाए हम, और लोगों तक वैसी इंफॉर्मेशन पहुंचाए जो कि हाई रिस्क एरियाज में रहते हैं। ठीक है, ताकि वो अपने जो है वो सेफर जगह पे मूव कर जाएं और अपने जो सेफ्टी मेजर्स ले सकें। फिर आता है बात जीपीएस की, जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम की। ये भी बहुत हेल्प कर सकता है हमारे देखने में कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट किस तरह से चल रही है और कहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है। Preparing a vulnerability map and dissemination of the risk information and educating people about the ways and means minimizing impact of disaster. ठीक है, तो एक तरह का आप वल्नरेबल मैप बना दोगे। ठीक है, वहाँ पर कंट्री में क्या करोगे आप, जो एरियाज भी जहाँ पे अर्थक्वेक का जो रिस्क है वो ज़्यादा है, वो आप मैप में दिखा दोगे, और वो दिखा दोगे, लोगों को एजुकेट कर दोगे, वो इन्फॉर्मेशन दे दोगे कि भाई आपके एरिया में अर्थक्वेक आने की संभावना ज़्यादा है, तो आपको ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे, या गवर्नमेंट जो भी तरह के इनिशिएटिव उनके लिए ले सकती है, उनको जो भी नॉलेज दे सकती है वो दे सकती है। फिर उसके बाद आता है मॉडिफाइंग द हाउस टाइप एंड बिल्डिंग डिजाइन इन द वल्नरेबल एरियाज एंड डिस्करेजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाई राइज बिल्डिंग, लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एंड बिग अर्बन सेंटर्स इन सच एरियाज। ठीक है, अब जो भी एरियाज रिस्क पे हैं, तो वहाँ पे हम क्या, जो टाइप की जिस तरह के घर बनते हैं आमतौर पे जहाँ पे रिस्क नहीं होता है, तो उनको मॉडिफाई किया जाए, थोड़े स्ट्रॉन्ग हाउसेस बनाए जाए, और किस तरह से बिल्डिंग का डिज़ाइन किया जाए कि अर्थक्वेक आने से उसको कम खतरा हो, और ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग ना बनाने की लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाए कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग ना बनाएं, जिससे वो टूट सकती हैं अर्थक्वेक आने पे। और जो बिग अर्बन सिटीज़ भी बनाने के लिए वहाँ मना करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तबाही हो सकती है जब अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, ये सारे गवर्नमेंट कर सकती है, ऐसे स्टेप्स उठा सकती है। और मेकिंग इट मैंडेटरी टू अडॉप्ट द अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन एंड यूज लाइट मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन द वल्नरेबल एरियाज। ठीक है, तो ऐसे डिज़ाइंस बनाए, या ऐसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन बनाए कि जो अर्थक्वेक आए भी तो उन जो घरों को, या जो भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे कम से कम खतरा हो, कम से कम नुकसान हो, और लाइट मटेरियल को यूज़ किया जाए कंस्ट्रक्शन के दौरान जो हाई रिस्क एरियाज हैं। ठीक है, तो ये कुछ हो गए मिटिगेशन के स्टेप्स, और आज इतना ही रखते हैं, बाकी वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और
इसके एमसीक्यूज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर बाय रिवा मैम से आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए हैं और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो कि जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, जिसके भी एग्ज़ाम में है, वो यहाँ से पढ़ सकता है। दिस इज़ फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।